हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यानी मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही नेगेटिव होता है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, पॉजिटिव भी होता है। तो भाई इन मिसकॉन्सेप्शन से कैसे बचा जाए वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले तो ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात की बात करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने एक ये सॉरी यहाँ पे देखिए ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास है m, और ये जो ग्राउंड रखी हुई है दिख रही है ना, ग्राउंड, ये जो है ये तो हो गया भाई ग्राउंड। अब अगर इस ब्लॉक को हम इधर किसी वेलोसिटी v0 से इधर चला देते हैं, तो जब ये ब्लॉक हमारा v0 वेलोसिटी से चल रहा होगा तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका होगा वेट। और जब ये ब्लॉक हमारा मूव कर रहा होगा रिलेटिव टू ग्राउंड, तो इस रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। और जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के लिख दिया मैंने, एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अब ब्लॉक के अगेंस्ट में लग रहा है, और ये ब्लॉक अगर हमारा मान लीजिए चल करके यहाँ आ गया एस डिस्टेंस, और यहाँ आकर के ये रुक गया, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक में वो तो बस इतना सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एस। तो यहाँ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना होगा, हम लोग लिखते हैं म्यू एन। तो ये तो हो गया भाई म्यू एम जी। अब वर्क डन बाई अगर हम फ्रिक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है वो हो गया भाई काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में लिखते कॉस 180 डिग्री। 180 क्यों लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों अगेंस्ट हैं, यानी दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। 180 है तो फिर ये हो गया माइनस, इधर हमने लिख दिया म्यू एम जी, और ये हो गया एस। यहाँ जो हमें मिला वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन वो कैसा मिला भाई, नेगेटिव मिला। तो देखते रहिएगा एक एक चीज, यानी यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये हमेशा ही नेगेटिव होगा, ऐसा भी नहीं है। यानी एक चीज तो क्लियर होगी कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन में भी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई, एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ से मिल गया। अब यहाँ इसी बात पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो मेडिकल और जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे कहते हैं कि फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके का होगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपसे कह दिया गया कि ये तो है भाई ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे ये रखा हुआ है भाई ब्लॉक, और इस ब्लॉक को इधर प्रोजेक्ट कर दिया गया v0 वेलोसिटी से। तो जब ये ब्लॉक हमारा v0 वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा तो इसका रिटार्डिंग फोर्स जो होगा, जो इस मोशन को रिटार्ड करने का काम करेगा, वो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन अभी हम लोगों ने लिखा था कितना होगा, म्यू के, यानी म्यू एम जी होगा।
अब यहाँ अगर रिटार्डेशन की बात किया जाए तो ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास, यानी हो गया म्यू जी। तो यहाँ पे जो लग रहा है वो रिटार्डिंग यानी रिटार्डेशन कितना हो गया, म्यू जी हो गया। अब मान लीजिए ये ब्लॉक हमारा चलता हुआ यहाँ पे आया और रुक भी गया, रुक गया यानी स्टॉप हो गया, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई भाई, जीरो। और ये जो इतनी सी हम डिस्टेंस देख रहे हैं, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। यही है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे भाई वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। तो यहाँ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, फाइनल क्या हो गई भाई, जीरो। तो ये तो रहा इनिशियल वी नॉट स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो माइनस, ये हो गया म्यू जी एस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें मिल गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यानी किसी भी ब्लॉक को अगर हम किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी वेलोसिटी से, जैसे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है वी नॉट वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो वो ब्लॉक इतनी डिस्टेंस चलने के बाद में रुक जाएगा, और इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमेशा ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए होगा, तो हम कहेंगे ऐसी भी बात नहीं है। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन पे भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर आगे के लिए देखिए, यहाँ पे कोई एक इंक्लाइन प्लेन आपको दिख रहा होगा, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, और इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल हो गया थीटा। अब इस प्लेन पे हमने एक ये रख दिया भाई ब्लॉक, और इस ब्लॉक को इधर प्रोजेक्ट कर दिया हमने वी नॉट वेलोसिटी से। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब जब वी नॉट वेलोसिटी से इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा mg साइन थीटा। इधर होना चाहिए भाई नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरीके से होना चाहिए mg cos थीटा। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बैलेंस कर रहा होगा mg cos थीटा को। तो फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है म्यू एन, यानी हम लिख सकते थे यहाँ पे म्यू mg cos थीटा। ये तो हो गया भाई फ्रिक्शन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक अगर मूव कर रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होना चाहिए डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन देखिए डाउन द इंक्लाइन प्लेन इधर हो गया। तो जो नेट फोर्स लग रहा है अगेंस्ट मोशन, यानी मोशन का अपोज करने के लिए जो यहाँ नेट फोर्स है वो नेट फोर्स होगा यहाँ पे फिर mg साइन थीटा प्लस हो जाएगा फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन को हम लोग लिख सकते हैं mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। यानी ये हो गया जो नेट फोर्स लग गया। अब अगर हमें रिटार्डेशन चाहिए तो क्या निकालना होगा, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स अपॉन मास कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, यानी इतना रिटार्डेशन होगा। अब अगर ये ब्लॉक मान लीजिए चल के आया यहाँ पे एस डिस्टेंस, और इस जगह आने के बाद ये मोमेंटली स्टॉप हो गया, यानी एक मोमेंट के लिए भी अगर ये रुक गया तो हम इसी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। और फिर उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप कर गया, रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट स्क्वायर, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस, फिर ये हो गया 2g, और लिखते हैं हम साइन थीटा
प्लस म्यू कॉस थीटा, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, और ये रहा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन इंक्लाइन प्लेन। यहाँ भी बात समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या हम नीचे से यानी डाउन से अपवर्ड ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसी भी बात नहीं है, आप इंक्लाइन प्लेन में डाउन द इंक्लाइन प्लेन भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर डाउन द इंक्लाइन प्लेन आप प्रोजेक्ट करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी? तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इतना सा ये क्लियर हो गया तो अगला देखते हैं फिर हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, ये फिर से हमने बनाया भाई इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने फिर से एक बार रख दिया ब्लॉक, और इस ब्लॉक को इस बार हमने प्रोजेक्ट कर दिया डाउनवर्ड, और वो भी वी नॉट वेलोसिटी से। इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, और मान लीजिए ये ब्लॉक हमारा इतनी सी डिस्टेंस चल के आ गया। अब इतनी सी डिस्टेंस ये चल के आ गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? एस। तो ये जो एस डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं भाई। अब देखिए होगा क्या, ऐसे डाउनवर्ड तो इसका वेट हो जाएगा mg, प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में हो गया नॉर्मल रिएक्शन। रिजॉल्व करते इसको तो यह एंगल थीटा होता, और इधर लिख देते हैं mg cos थीटा। और एलोंग द प्लेन अगर बात करें तो इधर क्या आ जाता? mg साइन थीटा। अब इतनी भी बात सही होगी, लेकिन जब ब्लॉक हमारा डाउनवर्ड मूव करके आ रहा होगा तो मोशन को अपोज करने के लिए, क्योंकि ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन यानी रिलेटिव टू इंक्लाइन प्लेन, तो इस रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन इस मोशन का अपोज करेगा तो फिर किधर लगेगा? अगेंस्ट मोशन। तो फ्रिक्शन हो गया भाई अगेंस्ट मोशन। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए? हम कहेंगे mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? म्यू mg cos थीटा। अब ये म्यू mg cos थीटा हो गया। यहाँ पर भी वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ गए भाई? तो ये हो गया भाई म्यू mg cos थीटा। अब देखिए यहाँ अगर इस ब्लॉक को हम फिर से एक बार ध्यान से देखें तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक है mg sin थीटा इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड अदर फोर्स है म्यू mg cos थीटा यानी फ्रिक्शन अगेंस्ट मोशन। तो यहाँ पे ब्लॉक रुक सकता है। कब रुक सकता है? जब मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो मोर देन mg sin थीटा। जब फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड mg sin थीटा से ज्यादा होगा तो रिटार्डेशन की वजह से ये ब्लॉक फिर यहाँ पे रुक सकता है। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन कम है mg sin थीटा से तो ये ब्लॉक फिर हमारा कभी नहीं रुकेगा, यानी सीधे इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें नेट फोर्स, तो नेट फोर्स फिर होना चाहिए फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा। तो ये हो गया भाई म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, और यहाँ पर भी m फ्रिक्स यानी फोर्स F नेट अपॉन मास कैलकुलेट करें तो यही हो जाएगा भाई रिटार्डेशन, और ये हो गया g म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब हमें रिटार्डेशन मिल गया तो फिर से हम अपनी काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर या यू स्क्वायर कह देंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस 2a(s) लिखा करते हैं हम लोग। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो माइनस, ये रहा 2g, फिर हो गया म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ से हमने s कैलकुलेट किया और वो s मिल गया हमको वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g और ब्रैकेट में लिखा है म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक हमारा ऊपर से नीचे आने में मोमेंटली कहीं पे रुकेगा। जहाँ पे रुकेगा वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगा वो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया और इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन का यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो तो नेगेटिव ही मिला, यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन अभी तक जो मिला वो क्या है, नेगेटिव। तो हम फिर से वही कहेंगे कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में बी नेगेटिव। समझ गए भाई? यानी अभी हमने ये नहीं कहा कि हमेशा ही नेगेटिव होता है, मैंने बोला मे बी नेगेटिव। अब इसके बाद अभी थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर चलते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा। चलिए फिर इतना क्लियर हो गया होगा भाई, तो ये हमने यहाँ पे हटा दिया। तो देखिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया और ये जो इंक्लाइन प्लेन है आपको ऐसा ऐसा दिख रहा होगा। अब ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस प्लेन का स्लोप कितना है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना है। फिर भी हमें इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया कि आप बताइए भाई कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। तो भाई कोई बात नहीं, ये देखिए ब्लॉक रख दिया गया हमारे पास और इसे किसी ने पुल करना शुरू किया तो ये तो हो गया भाई एक्सटर्नल एजेंट। अब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होना चाहिए अगेंस्ट मोशन, इतनी बात तो हम लोग जानते हैं। अब इतनी बात जानते हैं तो आगे क्या होगा उसके लिए, यहाँ जैसे ही हम आगे मैंने कहा मान लीजिए अगर हमारा ब्लॉक इतनी डिस्टेंस आगे चलता कितनी ds, तो ये होना चाहिए dx और ये डिस्टेंस क्या हो गई dy। अब इस छोटा सा जो मैंने फिगर बनाया इसका अगर मैग्नीफाइड फिगर हम आपके सामने रखें तो बेस हो गया इसका dx, ये तो हो गया भाई ds और इतनी सी ये डिस्टेंस क्या हो गई dy। अब इसका ये इंक्लिनेशन एंगल हो जाएगा थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन ds। कॉस थीटा अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन ds, यानी साइन थीटा भी मिल गया हमको और यहाँ पे कॉस थीटा भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है जो अभी अभी बनाया हमने मैग्नीफाइड, जिसके एंगल हमें पता है और इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस पे अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो इतना भी क्लियर हो चुका कि अगर हम कहें कि इसका वेट होना चाहिए ऐसे डाउनवर्ड mg, तो फिर ये होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा और इधर की तरफ होना चाहिए mg sin थीटा। अब mg sin थीटा मिल गया, ब्लॉक हमारा इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे फिर फ्रिक्शन कितना होगा, तो हम लिखते म्यू एन, यानी ये होता म्यू mg cos थीटा। अब देखिए ब्लॉक तो हमारा आगे की तरफ जा रहा है, अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी वर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया भाई फ्रिक्शन, फिर हो गया ds, आगे लिखते हैं हम cos
180। यानी फ्रिक्शन हो गया यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई ds। अब अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा फिर होना चाहिए dx अपॉन ds, और ये फिर हो गया ds। तो ds और ds क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमें सीधे सीधे मिल गया माइनस म्यू एम जी डी एक्स। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो dx क्या है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी लेंथ अगर हम इंक्लाइन प्लेन की लिखें l, तो 0 से वर्क अगर इंटीग्रेट करें तो लिमिट इसकी हो गई 0 से l, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमें मिल गया माइनस म्यू एम जी एल। यानी वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो गया, यहाँ पे म्यू एम जी एल हो गया। तो ये जो म्यू एम जी एल है वर्क डन बाई फ्रिक्शन, एल तो इंक्लाइन प्लेन लेंथ है, यानी फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो इंक्लाइन प्लेन की बेस लेंथ पे डिपेंड करता है। जिस प्लेन की बेस लेंथ ज्यादा होगी वहां फ्रिक्शन का वर्क भी ज्यादा होगा। इतनी बात समझ गए होंगे। अब आपको एक और हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, यानी वर्क डन बाई फ्रिक्शन। आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन इज ओनली डिपेंड्स ऑन बेस लेंथ। इंक्लाइन प्लेन की जो बेस लेंथ है उस पे डिपेंड करता है। इसी बेस पे यानी इसी कॉन्सेप्ट पे 2016 में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो देखिए फिर। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये था, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है जिसका इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री और इसकी हाइट गिवन थी 2 मीटर, यानी 2 मीटर हाइट हो गई। अब यहाँ पे कोई पॉइंट था Q और ये पॉइंट था P। यहाँ इस पॉइंट P से इस ब्लॉक को रिलीज किया गया और बोला गया कि ये ब्लॉक इधर से स्लाइड करके यहाँ से आएगा और पॉइंट Q पे जा करके रुक जाएगा। अब पॉइंट Q पे जाके रुक जाएगा तो ये डिस्टेंस जो x है इसकी वैल्यू बतानी थी, और कंडीशन थी कि ब्लॉक इज रिलीज एट पॉइंट P एंड इट मूव along PRQ या PSQ, इस पाथ पे मूव करेगा PSQ। इफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम P to Q, P to S is equal to एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मोशन S to Q। यानी जब इसे रिलीज किया गया तो इसने उतनी ही एनर्जी का लॉस किया जितना P से S तक आने में एनर्जी का लॉस हुआ, उतनी ही एनर्जी का लॉस किया S से Q जाने में। तो आपको बताना था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है और ये x लेंथ क्या होगी। ठीक है भाई। अब इस x लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, यानी ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट P हो गया, इधर हमने S लिखा था, इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री था और हाइट भी इसकी कितनी थी 2 मीटर। ठीक है भाई। अब यहाँ से जब ये ब्लॉक हमारा गिर के आएगा, ऐसे चल के आ रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो यहाँ पे वर्क कर रहा होगा कौन, फ्रिक्शन कर रहा होगा। कैसा वर्क करेगा, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, तो ब्लॉक की एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनर्जी लॉस P to S इज इक्वल टू S से Q। तो भाई देखिए फिर हम लोग कहेंगे जो फ्रिक्शन का वर्क होता है वो स्लोप पे तो डिपेंड नहीं करता, वो तो बेस लेंथ पे डिपेंड करता है। तो हमें इसकी बेस लेंथ निकाल लेनी चाहिए।
अब बेस लेंथ को अगर हम L लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखें tan 30, तो tan 30 इज इक्वल क्या हो गया 2/L। तो L कितना हो गया 2/tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया 2√3। यानी अगर इसका बेस लेंथ है 2√3, एनर्जी का लॉस बराबर हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इतनी डिस्टेंस भी जो x है वो L के बराबर होना चाहिए, और कितना होना चाहिए 2√3। समझ गए भाई, कितना होना चाहिए 2√3। तो इस तरीके से हमने देखो एक डिस्टेंस निकाल लिया विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्योंकि हमें ये बात पता था, हमें ये मालूम था कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन इज ओनली डिपेंड्स ऑन बेस लेंथ। तो इस तरीके से हमारा आंसर बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें तो अभी इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है mgh। अब इस जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा mgh का, ये कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे ये होगा वर्क डन म्यू mgl प्लस क्या होना चाहिए म्यू mgx होना चाहिए। यानी ये भी लॉस है तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ये लॉस है तो ये क्या हुआ नेगेटिव हो गया। यानी हम यहाँ लिख सकते थे mgh इज इक्वल टू 2 म्यू mgl। अब mg और mg तो देखो भाई कैंसिल हो गए, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया h/2l हो गया। h कितना है 2 मीटर, ये हो गया 2, और l कितना है 2√3। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/2√3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी मिल जाएगा 0.29 होगा। क्लियर हो गया। तो बस छोटी सी बात थी, ये क्वेश्चन जे मेंस में आया था 2016 में, आप देख सकते हैं PYQ में मिलता रहता है। तो उम्मीद है कि आप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर सिंगल ब्लॉक किसी रफ सरफेस पे मूव कर रहा होगा तो उस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, सिंगल ब्लॉक। ठीक है भाई। अब देखते हैं हम लोग कि कब नेगेटिव नहीं होगा, कब पॉजिटिव हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमने ये हटाया और देखिए हमने यहाँ पे बना दिया बड़ा सा प्लैंक, और फिर कह दिया कि हमने इसे तो फिक्स करके रखा हुआ है ग्राउंड पे, इसे ग्राउंड पे हमने फिक्स करके रखा हुआ है, ये नहीं चलेगा। अब अगर ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा तो इसके ऊपर जो ब्लॉक रखेंगे हम, इस पे जो फ्रिक्शन का फिर वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। इतनी बात समझ गए। लेकिन अगर यहीं पे हम बोल देते हैं आपसे कि ये जो सरफेस है ये तो भाई स्मूथ है, अब स्मूथ है तो यहाँ पे यानी प्लैंक जो ब्लॉक बी दिख रहा है, ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो फिर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, दोनों ब्लॉक के बीच में लगेगा। अब दोनों ब्लॉक के बीच में लगेगा और इधर हम इसको चला दें किसी वेलोसिटी से तो फिर इस डायरेक्शन में इस पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू स्मॉल mg होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए अपर ब्लॉक पे किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, किधर लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। तो फिर ये जो ब्लॉक दिख रहा है हमको, तो इस ब्लॉक पे फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा तो सेम लगेगा, इसे हमने कैपिटल M लिखा हुआ है। तो क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सीधी तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो फिर उसके मोशन का यानी उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा,
और किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन का एक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो लोअर ब्लॉक यानी जो प्लैंक दिख रहा है इस पे रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों फ्रिक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब फ्रिक्शन दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे अगर हम थोड़ा देखें इसको, तो ये जो प्लैंक है हमारा, मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, और ये जो ब्लॉक रखा हुआ है वो ब्लॉक मूव करके यहाँ पे आ गया। इस ब्लॉक को हम कह रहे हैं ए, और ये है बी। मास है इस पे कितना, कैपिटल है। समझ गए भाई। तो अगर हम इस प्लैंक के डिस्प्लेसमेंट को देखें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया भाई एक्स बी, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, एक्स ए हो गया। तो यहाँ अगर हम लिखे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया भाई, तो एफ आर लिख दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स ए हो गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो कॉस 180 हो गया। यानी यहाँ पे मिल गया हमको माइनस फ्रिक्शन इंटू एक्स ए। ये तो हो गया भाई वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक या ब्लॉक ए। अब यही अगर हम कैलकुलेट करें कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक यानी प्लैंक, तो ये हो गया भाई वर्क डन बाई फ्रिक्शन। यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर ये हो गया भाई फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स बी, साथ में लिखते कॉस 0, तो ये मिल गया भाई फ्रिक्शन इंटू एक्स बी। फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन है, इसलिए ब्लॉक और प्लैंक दोनों पे इक्वल होगा। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अपर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन का वर्क है वो तो नेगेटिव है, कंफर्म हो गया कि भाई नेगेटिव है। लेकिन वाली जहाँ बात आ जाती है वहाँ हम लोग बात करेंगे प्लैंक की। तो प्लैंक पे उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यह हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर प्लैंक में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक या वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन प्लैंक विल बी पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक विल बी नेगेटिव। अब यहाँ अगर हम बात करें टोटल वर्क की, यानी अभी तो इतनी सी बात समझ गए कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव भी होता है, प्लैंक पे पॉजिटिव है तो ब्लॉक पे नेगेटिव है। अब टोटल वर्क की बात करें कि टोटल वर्क हुआ कितना, तो टोटल वर्क क्या हो गया, वर्क डन ऑन ए प्लस वर्क डन ऑन बी। तो बी पे कितना वर्क हुआ और ए पे, तो यहाँ पे हो गया देखो भाई माइनस फ्रिक्शन इंटू एक्स ए प्लस ये हो गया फ्रिक्शन इंटू एक्स बी। अब माइनस फ्रिक्शन अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ए। समझ गए भाई, सॉरी उल्टा लिख गया भाई, यानी एक डिस्प्ले एक्स ए माइनस ये लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया भाई नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे ये एक्स ए है और ये है एक्स बी, तो हमने ये एक्स बी कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया और वो एक्स ए हो गया।
यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। टोटल वर्क की अगर बात किया जाए तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अदरवाइज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में बी पॉजिटिव आर नेगेटिव। अपर ब्लॉक पे अभी हमने कैसा बताया भाई, नेगेटिव। तो लोअर ब्लॉक पे कैसा हो गया, वर्क पॉजिटिव हो गया। टोटल वर्क की बात किया तो टोटल वर्क कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इतनी बात समझ गए भाई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए इसको हटाना पड़ेगा भाई यहाँ से। तो ये हट गया। अब ये हट गया जो देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। ये है प्लैंक, और इस प्लैंक को रखा हुआ है ग्राउंड पे। ये ग्राउंड हो गया और इस ग्राउंड पे रखा हुआ है भाई प्लैंक। ये रख दिया हमने प्लैंक, और इस प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक। चलिए, ये ए हो गया और ये हो गया बी। अब इसे हमने इधर प्रोजेक्ट कर दिया कितनी वेलोसिटी से, वी नॉट। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया इसको हमने, वी नॉट वेलोसिटी से। तो जब ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ। कितना लगेगा, ये मास स्मॉल एम है और ये हो गया कैपिटल एम। तो फ्रिक्शन होना चाहिए म्यू स्मॉल एम इंटू सी। अब सेम फ्रिक्शन का रिएक्शन होगा, और ये जो रिएक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी प्लैंक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किधर हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये प्लैंक को चलाने का काम करेगा, प्लैंक में मोशन कॉज करेगा, और अपर ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगा यानी रिड्यूस करेगा। तो यहाँ ये फ्रिक्शन कब तक लगता रहेगा, कब तक लगता रहेगा, उसके लिए देखिए, जब तक इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होती रहेगी तब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा। जैसे ही चलते चलते इन दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी सेम, तो यहाँ पे फिर फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ ये आ गया, देखिए भाई प्लैंक। चल करके मान लीजिए ये प्लैंक जो है वो यहाँ आ गया, और इस प्लैंक के ऊपर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक जो है यहाँ पे आ गया। ये हो गया भाई ब्लॉक, और यहाँ आने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई भाई, सेम हो गई। तो जब इन दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल, तो इनकी कॉन्टैक्ट सरफेस में जो रिलेटिव मोशन है वो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, बट सम टाइम इट हेल्प फॉर रियल मोशन। जैसे यहाँ फ्रिक्शन प्लैंक के मोशन को हेल्प कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी को जीरो से इंक्रीज करके वी ले आया। तो अपर ब्लॉक के मोशन का अपोज कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को वी नॉट से कम करके कितना कर दिया, वी कर दिया। लेकिन जब ये दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा और फ्रिक्शन अब लगना बंद हो जाएगा। तो कितने टाइम तक ऐसी कंडीशन होती रही, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर ये बना लें ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी नॉट, तो इस पे जो रिटार्डेशन होगा वो कितना होगा, म्यू जी। रिटार्डेशन कितना होगा, म्यू जी। अब ये चल करके जब यहाँ आ गया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो होना चाहिए म्यू नॉट वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। यानी इतने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ प्लैंक की बात करें जिसका मास कैपिटल एम है और इस पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है म्यू स्मॉल एम जी, तो फिर इस पे इधर जो एक्सेलरेशन कॉज होगा वो एक्सेलरेशन होगा म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम।
अब इतना एक्सेलरेशन होगा तो चल के जब यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी टी टाइम पे होना चाहिए 0 प्लस म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम इंटू टी। यानी प्लैंक की जो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी होगी वो होना चाहिए म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम इंटू टी। बट ब्लॉक की वेलोसिटी जो आफ्टर टाइम टी होगी वो होगी वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। अब इन दोनों की वेलोसिटी अगर इक्वल हो गई तो हम भी यहाँ पे इनको इक्वल करेंगे। अब इक्वल अगर करें इनकी वेलोसिटी को तो देखिए फिर ये हो गया वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी इज इक्वल टू म्यू स्मॉल एम जी इंटू टी अपॉन कैपिटल एम। और यहाँ से वी नॉट को अगर हम इधर ही रखें और इधर शिफ्ट करें और फिर म्यू जी इंटू टी कॉमन भी ले लें तो म्यू जी इंटू टी कॉमन ले लिया तो बच गया भाई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस ये हो गया 1। समझ गए। और यहाँ से अगर हम टाइम निकालें कि कितने टाइम के बाद ऐसी घटना होगी तो टाइम हो गया वी नॉट अपॉन म्यू जी और ये रहा 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। यानी इतने टाइम के बाद इनके बीच की रिलेटिव स्लाइडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अब रिलेटिव स्लाइडिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी फ्रिक्शन ने जो वर्क किया होगा जब कब किया होगा काइनेटिक फ्रिक्शन ने जब इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग थी। तो स्लाइडिंग कितने टाइम तक होती रही वो टाइम हमको मिल गया। अब वो टाइम हमें जब मिल गया तो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं भाई वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक। तो इसके लिए देखिए इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो फिर से देखो ये हो गई भाई ग्राउंड और इस ग्राउंड पे ये हो गया भाई प्लैंक जिसका मास कैपिटल एम बोला था मैंने। ये हो गया भाई ब्लॉक जिसका मास हमने स्मॉल एम बोला था। और ये चल करके प्लैंक तो आपका यहाँ आ गया और ये इसके ऊपर ब्लॉक हो गया। और अब इस समय ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्लाइडिंग थी वो खत्म हो चुकी है। यानी फ्रिक्शन को जितना वर्क करना था फ्रिक्शन ने कर लिया। अब इतने से अगर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो हो गया भाई अगर इसको हम कहें x1 तो ये x1 कितना होना चाहिए तो होता वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ म्यू जी टी स्क्वायर। और अगर इतने डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है x2 तो यहाँ x2 क्या हो जाएगा क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर ये होना चाहिए हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना था म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम और फिर लिख देते टी स्क्वायर। यहाँ टाइम की वही वैल्यू लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इससे क्या मिल गया हमको x1 और x2 मिल गया। अब हम अगर लिखें वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन चलो इसको ए कहो इसे बी तो ए पे कितना होगा तो ये हो गया भाई फ्रिक्शन किधर लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये हो गया भाई फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x1 और आगे लिखते तो होता cos 180 यानी ये हो गया माइनस का फ्रिक्शन इनटू x1। अब अगर हम कैलकुलेट करें भाई वर्क डन ऑन प्लैंक W ऑन प्लैंक अगर लिखें तो यहाँ पे भाई वर्क डन भाई जो फ्रिक्शन हुआ वो फ्रिक्शन तो सब पे सेम ही है बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा x2 और एंगल क्या होगा cos 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है वो हो गया Fr इंटू x2। यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है
वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर यहाँ फिर से अगर हम लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान दें तो जो अपर ब्लॉक है उस अपर ब्लॉक पे जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है वो कैसा है, नेगेटिव है। बट लोअर ब्लॉक यानी जिसे हम प्लैंक कहते हैं, इस पे जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव है। अब बात आ गई टोटल वर्क की, तो जब हम टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन देखेंगे तो ये हो गया, एक तो हो गया भाई माइनस फ्रिक्शन इंटू x1 प्लस हो गया फ्रिक्शन इंटू x2। अब यहाँ पे माइनस और ये हमने ले लिया फ्रिक्शन कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा फिर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर दें, या फिर से देखो फ्रिक्शन दोनों में क्या है, बराबर है, बट x1 क्या है, ग्रेटर देन x2 है, तो नेट वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेट वर्क यहाँ पे क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे नेगेटिव होगा भाई, बिकॉज x2 जो है यहाँ पे वो है लेस देन x1, समझ गए भाई। तो x1 नेगेटिव वर्क यहाँ पे ज़्यादा है, पॉजिटिव वर्क यहाँ पे क्या है, कम है, तो टोटल वर्क कैसा होगा फिर, नेगेटिव होगा। टोटल वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव आर नेगेटिव, बट टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमें कैसे कैलकुलेट करना है, और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये मिसकॉन्सेप्शन भी खत्म हो गया। हाँ, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। और पिछले टर्न पे हमने बताया था कि टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। इतना क्लियर हो गया? तो फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप इतना देखिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक यानी कल फिर से आपको हम कोई बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिसे मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, वो हटाना हमारा काम है। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए, और ऐसे ही देखने के लिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप ज्वाइन करें तक्षशिला डिजिटल तक्षशिला यूट्यूब चैनल, और वहाँ से आप अपना ये सारे डाउट क्लियर करें। इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करें, उसके भी आपको जवाब मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। काट दो, कितने मिनट हुआ सर? इसका हो गया आपका कोई